नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप तैयारी अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम, JBT एग्जाम या फिर बाकी भी आने वाले एग्जाम है HPRC के, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो पेपर 1 के लिए, ACF के एग्जाम के लिए, HAS के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाएगी, अगर उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं इन विच ईयर धर्मशाला बिकेम हेडक्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो बोलते हैं कि धर्मशाला जो है वो किस वर्ष कांगड़ा जिले का मुख्यालय जो है वो बना है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले जो है वो आते हैं और हर एक जिले का अपना हेडक्वार्टर जो है वो आता है। अब देखिए, मैक्सिमम जिले ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर वहीं पर आता है जो जिले का नाम है। जैसे कि शिमला जिला है तो शिमला शहर में ही शिमला का हेडक्वार्टर जो है वो आता है। हमीरपुर है, बिलासपुर है, ऊना है, मंडी है, उसी तरह सोलन है, इनका हेडक्वार्टर वहीं पर आता है जहाँ पर इनके नाम है। परंतु कुछ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जिनका हेडक्वार्टर कहीं और आता है। जैसे कि कांगड़ा का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर आता है, धर्मशाला में आता है। और धर्मशाला में इसका हेडक्वार्टर कब बनाया गया था, वो बनाया गया था 1855 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। धर्मशाला की बात करते हैं तो धर्मशाला जो है वो 1849 में जो है वो बनाया गया और उसके बाद 1855 में जो है वो धर्मशाला को हेडक्वार्टर भी बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। और धर्मशाला में प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि ये जो है वो दलाई लामा जहाँ पर रहते हैं, जो तिब्बती निर्वासित सरकार है वो भी यहाँ से कंट्रोल की जाती है। तो दलाई लामा जो है धर्मशाला कब आए थे, वो जो है वो 1960 में जो है वो धर्मशाला आकर यहाँ पर जो था वो रहने लगे थे। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 डिवीज़न जो है वो आती हैं। जो कांगड़ा डिवीज़न आती है उसका हेडक्वार्टर भी जो है धर्मशाला में ही आता है। कांगड़ा डिवीज़न जो आती है, कांगड़ा डिवीज़न के तहत जो है 3 जिले जो हैं वो आते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी डिवीज़न कौन है, तो कांगड़ा डिवीज़न सबसे छोटी है, क्योंकि इसके तहत 3 जिले ही आते हैं। 3 जिलों में एक कांगड़ा जिला खुद आता है, एक ऊना जिला आता है और एक चंबा जिला जो है वो आता है। सबसे बड़ी डिवीज़न जो है वो कौन सी है, मंडी जो है वो सबसे बड़ी डिवीज़न है। मंडी जिले में जो है 5 जो है वो जिले आते हैं। 5 जिलों में मंडी खुद आता है, बिलासपुर आता है, हमीरपुर आता है, कुल्लू आता है, लाहौल स्पीति आता है। एक डिवीज़न और बच जाती है, वो है शिमला डिवीज़न। शिमला डिवीज़न में जो है 4 जिले आते हैं, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिला। तो ये बेसिक आप यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कुलभूषण उपमन्यु इज एन इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कुलभूषण उपमन्यु की बात की गई है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले से ये संबंध रखते हैं। ये एक भारतीय जो है पर्यावरणविद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। चिपको मूवमेंट के साथ भी इनको जोड़ा जाता है और चिपको मूवमेंट जैसे हुआ था वैसे ही एनवायरमेंट को लेकर ये भी काफ़ी अवेयर थे। इन्होंने भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो अपना दिया था। अगर हम कुलभूषण उपमन्यु की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से जो है ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। कुलभूषण उपमन्यु के बारे में जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिनके द्वारा जो है चिपको मूवमेंट चलाई गई थी। तो ये जो कुलभूषण उपमन्यु थे, इनके द्वारा भी जो है वो वहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन सुंदरलाल बहुगुणा के साथ जो था वो दिया गया था। है ना, शोल्डर टू शोल्डर वो उनके साथ जो था वो चले थे, कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। अगर कुलभूषण उपमन्यु की बात करें तो इनके द्वारा जो है वो हिमालय नीति अभियान, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हिमालय नीति अभियान की स्थापना भी की गई। ये जो हिमालय नीति अभियान था ना, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसकी स्थापना इसलिए की गई थी, जो हिमाचल का एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, डाइवर्सिटी है, उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और इस अभियान की स्थापना जो था वो कब, 2004 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर जो था वो कुलभूषण उपमन्यु भी जो था वो इसके थे। तो इसके लिए भी जो है वो इनको जाना जाता है। तो कुलभूषण उपमन्यु का आपने जान लिया, चंबा जिला जान लिया, हिमालयन नीति अभियान आपने जान लिया जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम चिपको मूवमेंट के बारे में भी बात कर रहे थे। चिपको मूवमेंट जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में जो था वो हुआ था। 1973 के आसपास की बात है जब ये आंदोलन जो था वो हुआ था और उस टाइम उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा जो था वो हुआ करता था। पेड़ काटे जा रहे थे ठेकेदारों के द्वारा, लोग जो था वो पेड़ों के साथ जो था वो चिपक गए थे कि पेड़ों को ना काटा जाए, और ये जो है वो पूरे इंडिया में फेमस हुआ था मूवमेंट। तो कुलभूषण उपमन्यु भी उसके साथ जुड़े। चिपको मूवमेंट भी क्लियर हो गया यहाँ से आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज थर्ड रैंक इन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से हिमाचल का कौन सा ऐसा जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व से जो है वो तीसरे स्थान पर है। अगर देखिए हिमाचल प्रदेश में हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो पूरे हिमाचल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 123 आती है। आप अक्सर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ते हैं कि हमीरपुर जिले की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, पर वो बड़ा ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन हो गया है। अब उसके बाहर जो है वो आपको निकलना होगा। अगर हम बात करते हैं कि हमीरपुर की जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है वो पहले नंबर पर हमीरपुर जो है वो आता है। कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी हमीरपुर की जो है वो है 407 जो है वो हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। दूसरे नंबर पर जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है,
दूसरे नंबर पर आपका ये ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। ऊना की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 338 जो है वो ऊना की पॉपुलेशन डेंसिटी आती है। तीसरे नंबर पर अब यहाँ पर पूछा गया है तीसरे नंबर पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो तीसरे नंबर पर जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। बिलासपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 327 है। 327 बिलासपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, बिलासपुर के बाद किसका नंबर जो है वो आता है, बिलासपुर के बाद जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट जो है वो चौथे नंबर पर आता है। सोलन की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो पूरी 300 है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं लोएस्ट यानी कि लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कहाँ की है, अगर हम लीस्ट में बात करते हैं, सबसे कम में बात करते हैं, तो लीस्ट जो है वो किसकी आती है, वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की जो है वो आती है। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2 आती है, 2 जो है वो लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी है। और लाहौल स्पीति के बाद दूसरा नंबर जो है वो किसका आता है, वो किन्नौर का आता है। किन्नौर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी आती है वो कितनी आती है, किन्नौर की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 13 जो है वो आती है एज पर 2011 सेंसस। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका हर बार ही एग्जामिनर का जो है वो रहता है। क्वेश्चन पूछने में वो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2001 की जनगणना जब हुई थी तो हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो कितनी थी, तो हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी 109 उस टाइम जो था वो हुआ करती थी। उससे पहले 1991 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, तो वो 93 जो था वो हुआ करती थी, 93 थी। उससे पहले 1981 में जो था वो जनगणना हुई थी, 1981 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, वो 77 जो था वो हिमाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी थी। तो ये आपने ध्यान रखना 1981, 1991, 2001 और 2011 की अगर हम बात करते हैं तो वो 123 हम ऑलरेडी ही जो है वो पढ़ चुके हैं। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी से मैच करने को भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इतना सा आप सिंपल यहाँ से याद रखेंगे। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं पंक्ति इज नोन टू बी द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो बोलते हैं पंक्ति जो है निम्नलिखित में से किस घाटी का पुरातन नाम है। अगर हम पंक्ति नाम की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो पूछा जा चुका है। उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना तो आंसर की भी नहीं आई थी। अब हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। हमने पांगी वैली जो था वो पढ़ा था, तो पांगी वैली ही जो है वो इसका सही आंसर है। पांगी वैली को ही जो है वो पंक्ति के नाम से जो है वो एंशिएंट टाइम में जाना जाता था। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि किस वैली को जो है वो पंक्ति भी कहते थे। पंक्ति जो है वो पांगी वैली को बोला जाता था। अगर हम बात करते हैं चंबा की, चंबा में आता है ये पांगी, चंबा में पांगी आता है और पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, वो किलाड़ में जो है वो स्थित है। कुछ एक दर्रे हैं जो चंबा को जो है पांगी से जो है वो जोड़ते हैं, उन दर्रों के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि साच दर्रा जो है वो जाता है, जिसको साच पास जो है वो बोलते हैं। साच पास जो है वो मेन दर्रा है। जब आपने चंबा से पांगी की ओर जाना होता है तो ये मेन दर्रा आता है, इसको क्रॉस करके जो है वो चंबा से पांगी की ओर जो है वो जाया जाता है। अगर वैसे ही हम बात करें, एक और दर्रा आता है दराती पास। दराती पास भी जो है वो मेन पास आता है। दराती पास जो है वो चंबा को पांगी के साथ ही जो है वो जोड़ता है। तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाले ये 2 दर्रे आपने मुख्य रूप से ध्यान रखने। देखिए, पांगी की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो पांगी में ध्यान रखना है कि अलग अलग चोटियां जो हैं वो आती हैं। यहाँ की चोटियों की हाइट जो है वो काफ़ी ऊंची है, लगभग 19,000 फीट तक जो है वो यहाँ की चोटियों की हाइट रहती है। यहाँ पर जो औसत ऊंचाई वाली चोटियां हैं वो 17,000 फीट तक जो है वो रहती हैं। सामान्य रूप पर 14,328 से लेकर 17,000 फीट तक की ऊंचाई जो है वो यहाँ पर चोटियों की जो है वो रहती है। और देखिए, पांगी श्रृंखला की अगर हम बात करें तो पांगी श्रृंखला जब चंबा में प्रवेश करती है तो वहीं पर दक्षिण में जो है वो मणिमहेश स्थान भी जो है वो स्थित है। मणिमहेश जहाँ पर तीर्थ यात्रा भी होती है, अभी जहाँ पर जो है वो बहुत सारा नुकसान भी आपको देखने को जो था वो मिला था। तो मणिमहेश तीर्थ यात्रा भी यहाँ के साथ जो है वो जुड़ती है, दक्षिण में जो है वो इसकी स्थित है ये। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं, चंबा को बड़ा भंगाल से भी जो है ये अलग करती है। तो इतना सब आपने पांगी वैली पंक्ति के बारे में जो है वो ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं द कॉइन ऑफ ओडम्बराज वर इंस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो बोलते हैं कि औदंबर शासकों के सिक्के निम्नलिखित में से किस भाषा में अंकित किए गए थे। अगर हम औदंबर शासकों की बात करते हैं तो औदंबर शासकों के सिक्के या फिर अलग अलग टाइम में जो सिक्के प्रचलित रहे हिमाचल में, उनके बारे में क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। औदंबर शासकों की सबसे पहले बात यहाँ पर कर रहे हैं तो औदंबर शासकों के सिक्के जो है वो ब्राह्मी और खरोष्टी में जो था ये थे। ब्राह्मी और खरोष्टी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन सिक्कों के ऊपर जो है वो त्रिशूल बनी हुई थी। वैसे तो नंदी का साइन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये सिक्के जो है वो आमतौर पर कॉपर और सिल्वर के जो था वो हुआ करते थे। अगर हम बात करते हैं
महाभारत के अनुसार, तो महाभारत के अनुसार जो है वो औदुंबर जो है वो वंशज माने जाते हैं ऋषि विश्वामित्र जी के। ऋषि विश्वामित्र जी के वंशज माने जाते हैं, जो कि कौशिक जो ग्रुप आता था, कौशिक ग्रुप के जो था वो फाउंडर थे। इनके सिक्के अगर हमें देखने को हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं इनके सिक्के, तो इनके सिक्के जो है पठानकोट में देखने को मिलते हैं, होशियारपुर में देखने को मिलते हैं, हिमाचल से बाहर। हिमाचल में इनके सिक्के ज्वालामुखी में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ज्वालामुखी में इनके सिक्के देखने को मिलते हैं। सिक्कों के बारे में पूरी जानकारी आपने ले ली। सिक्कों की ही जब बात हो रही है तो सिक्कों के बारे में आपने एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सिक्के जो है वो, तो हमें कुनिंदों के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। ये सिक्के जो है वो मुख्य रूप से सिल्वर या कॉपर में जो था वो इशू किए गए थे और प्राकृतिक स्क्रिप्ट इनके ऊपर लिखी गई थी, प्राकृतिक स्क्रिप्ट थी। और खरोष्ठी जो था वो इनके रिवर्स में भी लिखी गई थी, ब्राह्मी भी जो था वो यहाँ पर थी। प्राकृतिक स्क्रिप्ट थी, खरोष्ठी, ब्राह्मी, ये सब जो है वो लिंक्ड है कुनिंदास के सिक्कों के साथ भी। अगर हम इंस्क्रिप्शंस की भी बात थोड़ी सी कर ही लें तो इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको पठियार की इंस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। पठियार और खनियारा जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आते हैं, ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पर मिलते हैं, शिलालेख यहाँ पर मिलते हैं। तो इन शिलालेख के ऊपर जो है ब्राह्मी और खरोष्ठी जो है वो इसमें स्क्रिप्ट जो है वो लिखी गई है। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी जो है वो इन सिक्कों के साथ भी जो है वो जुड़ती है, जो कि पठियार और खनियारा के जो है वो सिक्के हैं। ये डिस्ट्रिक्ट पठियार और खनियारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। पठियार खनियारा क्लियर हो गया, ब्राह्मी खरोष्ठी क्लियर हो गया, औडंबराज हो गया आपका, कुनिंदाज हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले तो आप इस टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। स्लॉट 1 स्लॉट 2 इसका ऑलरेडी फुल हो चुका है, स्लॉट 3 में अभी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं फ्रूट प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2022-23 वॉज, तो बोलते हैं 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश में फल उत्पादन कितना था। देखिए 2022-23 की अगर हम बात करते हैं तो 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में अगर हम फल उत्पादन की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 8.15 लाख मैट्रिक टन फल उत्पादन था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है, ये HS में भी क्वेश्चन पूछा गया है, NT में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बाकायदा ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का। 2022-23 का अभी तक नहीं पूछा गया है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2022-23 का आने वाले एग्जाम्स में जो है वो पूछ लिया जाए। अभी ACF का एग्जाम होगा, अभी पेपर 1 भी है, उसमें भी पूछा जा सकता है। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिया जा सकता है। तो डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। बोलते हैं जो टोटल ओवरऑल फ्रूट आउटपुट है 2022-23 में हिमाचल प्रदेश की, वो है 8.15 लाख टन। अच्छा, अगर हम यही देखते हैं 2023-24 में भी, और 2023-24 का जो डाटा है वो 31 दिसंबर 2023 तक का हमारे पास अवेलेबल है, जिसके अकॉर्डिंग जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो 5.84 लाख टन जो है वो आती है। ये आपने नोट करना है। और ये प्लान किया गया है कि 1224 हेक्टेयर नई भूमि जो है वो लाई जाएगी फ्रूट प्रोडक्शन के तहत, यानी कि जहां पर नए फ्रूट प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। अगर हम देखते हैं कि इससे पहले तो 2110 मतलब 2 हेक्टेयर एरिया जो है वो लाया गया प्लांटेशन के तहत, फ्रूट प्लांटेशन के तहत, और 5.98 लाख फ्रूट प्लांट जो है वो वेरियस काइंड्स के जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए अप टू 31 दिसंबर 2023 तक। ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो फ्रूट प्रोडक्शन का ये डाटा जो है वो आपने जान लिया। फ्रूट प्रोडक्शन का डाटा जब आप पढ़ ही रहे हैं तो फ्रूट प्रोडक्शन के डाटा के साथ आपको एक और चीज लिंक करनी है कि हिमाचल में जो है जितनी भी फ्रूट प्रोडक्शन होती है, अगर हम फ्रूट प्रोडक्शन की ओवरऑल बात कर ही रहे हैं तो उसमें एप्पल यानी कि सेब का जो जिसकी फसल आजकल है, एप्पल का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रहता है। एप्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप इन हिमाचल प्रदेश, और ये जो है वो 48.92% टोटल जो फ्रूट एरिया हिमाचल में आता है उसका कॉन्स्टिट्यूट जो है वो करती है। और फ्रूट प्रोडक्शन में अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो फ्रूट प्रोडक्शन में एप्पल जो है वो 82.53% जो है कंट्रीब्यूट करता है। ये डाटा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो फ्रूट प्रोडक्शन में एप्पल का क्या योगदान है वो भी आपको पता चल गया। हिमाचल प्रदेश में फ्रूट प्रोडक्शन की कितनी आउटपुट है वो भी आपने यहाँ से डिटेल से विस्तृत रूप से जो है वो जान लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बोलते हैं कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनिए, आपकी कौन सी करेक्ट ऑप्शन जो है वो दी गई है। सबसे पहले स्टेटमेंट में बोलते हैं चरंग पास इज द पास एट एन एलिवेशन ऑफ 4850 मीटर वेयर रोड्स फ्रॉम झांसकर लद्दाख स्पीति लाहौल मीट।
तो बोलते हैं कि झांसकर दर्रा जो है, सॉरी चरंग पास जो है वो एक ऐसा दर्रा आता है जो 4850 मीटर की ऊंचाई प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो है वो झांसकर, लद्दाख, स्पीति और लाहौर से सड़कें आकर जो है वो मिलती हैं। देखिए ये बात बिल्कुल गलत कही गई है चरंग पास के बारे में। चरंग पास पहली बात कि यहाँ से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसा भी हमारे पास दर्रा आता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, परंतु पहली स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। दूसरे में बोलते हैं पिन पार्वती पास की यहाँ पर बात की गई है। पिन पार्वती पास की अगर हम बात करें तो ये जो है वो कुल्लू और स्पीति को जो है वो आपस में जोड़ता है, या फिर लोकेटेड इन कुल्लू एंड स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि पिन पार्वती जो है वो कुल्लू एंड स्पीति रीजन में जो है वो आता है। दूसरी स्टेटमेंट सही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट क्यों गलत है हमारे पास, क्योंकि ये जो चरंग पास है ना, इसको चरंग घाटी भी बोलते हैं, चरंग घाटी पास भी इसको बोलते हैं। ये जो है वो थांगी और चितकुल को आपस में जो है वो जोड़ता है, जो कि किन्नौर रीजन में जो है वो आते हैं। तो ये आपने इसे चरंग घाटी पास के बारे में जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर यूं कहिए कि ये किन्नौर को जो है वो गढ़वाल साइड से जो है वो जोड़ता है, किन्नौर को ये गढ़वाल साइड से जोड़ता है और इसका जो एलिवेशन है वो 5266 मीटर जो है वो आता है। 5266 मीटर जो है वो इसकी एलिवेशन ऊंचाई जो है वो आती है। यहाँ पर ना स्टेटमेंट में दिया गया था कि चरंग दर्रा जो है झांसकर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल से यहाँ पर आकर सड़कें मिलती हैं। देखो एक ऐसा दर्रा भी है जहाँ पर सड़कें आकर जो है उस तरह से मिलती हैं, वो बारालाचा दर्रा जो है वो आता है। ये जो बारालाचा दर्रा आता है यहाँ पर जो है वो झांसकर, लद्दाख, स्पीति और लाहौर से सड़कें आकर जो है वो मिलती हैं। तो ये जो बारालाचा दर्रा है इसको जो है वो चौराहे को मिलाने वाला दर्रा भी जो है वो बोल देते हैं फिर, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चौराहे को मिलाने वाला दर्रा जो है वो किसको जो है वो बोला जाता है, तो वो बारालाचा को जो है वो बोला जाता है, ठीक है। बारालाचा का भी पता चल गया। बारालाचा में जो है, बारालाचा पास की जो एल्टीट्यूड आता है वो लगभग 4890 मीटर जो है वो आता है। 4890 मीटर के करीब करीब जो है वो बारालाचा दर्रे का एल्टीट्यूड है। तो वो सब क्लियर यहाँ से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज फर्स्ट वुमेन रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन राज्यसभा। तो बोलते हैं कि राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला जो था वो कौन थी। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है वो राज्यसभा की 3 सीटें जो है वो आती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा में सबसे पहली बार किस महिला ने हिमाचल को रिप्रेजेंट किया था, वो लीला देवी महाजन के द्वारा जो था वो किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लीला देवी महाजन हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यसभा सदस्य जो था वो थी। इनका आपने ये ध्यान रखना है। और ये जो है 1956 से लेकर 1962 तक जो है राज्यसभा की सदस्य जो था वो रही थी। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश से जो है वो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे, तो वो चिरंजी लाल वर्मा जो है वो बने थे। 1952 में ये राज्यसभा के लिए जो था वो चुने गए थे। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की इसी संदर्भ में, तो लोकसभा से जो है वो हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी, तो हिमाचल को रिप्रेजेंट करने वाली लोकसभा में पहली महिला थी जिनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। ये मंडी से जो था वो चुनी गई थी, जो कि पहली स्वास्थ्य मंत्री भी जो था वो देश की बनी थी। ये पहली स्वास्थ्य मंत्री भी जो है वो पूरे इंडिया की जो था वो बनाई गई थी। लोकसभा का क्लियर हो गया, राज्यसभा का क्लियर हो गया। अच्छा, महिलाओं के बारे में ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक क्वेश्चन बन जाता है कि पहली महिला जो चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बनी थी वो कौन जो था वो बनी थी। तो पहली महिला चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो था वो लीला सेठ बनी थी। और हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो पहली महिला राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की जो था वो श्रीमती शीला कौल जो था वो बनी थी। तो शीला कौल का नाम भी आपने ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश में जो है वो पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन बनी थी, पहली महिला लोकसभा सदस्य और पहली महिला जो चीफ जस्टिस है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, वो सब आपने एक साथ जो है वो याद रखना है। ये महिलाओं के बारे में अलग से क्वेश्चन जो है वो बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके बारे में विचार करना है। बोलते हैं त्रिलोकीनाथ इन मंडी वॉज बिल्ट इन पेंटरूफ स्टाइल। तो बोलते हैं मंडी में त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है पेंटरूफ शैली में जो है वो बना है। देखिए मंडी में है ये त्रिलोकीनाथ मंदिर, ये मंडी में त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है क्या ये पेंटरूफ स्टाइल में बनाया गया है, ये पूछा गया है। दूसरी स्टेटमेंट में बात की गई है कि त्रिलोकीनाथ टेम्पल इन मंडी वॉज कमीशन बाय सुल्तान देवी की, ये जो मंदिर है ये सुल्तान देवी के द्वारा जो था वो कमीशन किया गया था।
थोड़ा डिटेल से जानते हैं ताकि पूरा आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आए। मंडी रियासत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है त्रिलोकीनाथ ये मंदिर जो है वो आता है। ये त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है मंडी में स्थित है, ये बात जो है वो सही हो गई। ये मंडी वाले त्रिलोकीनाथ मंदिर की बात की जा रही है, परंतु ये पेंट रूफ स्टाइल में नहीं बना है, ये नगाड़ा स्टाइल में जो है वो टेम्पल जो है वो बना हुआ है। नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब बोलते हैं इस टेम्पल को जो है सुल्तान देवी के द्वारा जो है वो बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं कि इस मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था, तो मंडी के राजा अजबर सेन हुआ करते थे, उनकी पत्नी थी सुल्तान देवी, उनके द्वारा ही बनवाया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है सही है, ओनली 2 इज करेक्ट, ये जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। थोड़ा डिटेल से देखिए। बोलते हैं ये नगाड़ा टाइप त्रिलोकीनाथ टेम्पल है मंडी का, इसको कमीशन किया गया था सुल्तान देवी के द्वारा। ये राजा अजबर सेन की जो था वो पत्नी थी और 1520 के आसपास जो था वो इसको कमीशन जो था वो किया गया था। राजा अजबर सेन की अगर हम बात करते हैं तो मंडी शहर की स्थापना इनके द्वारा जो था वो की गई थी। 1527 में जो है वो मंडी शहर की स्थापना इनके द्वारा जो था वो की गई थी। देखो यहाँ पर जो 1520 दिया गया है ना, और आप कहेंगे कि मंडी शहर की स्थापना 1527 में की गई थी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ, 1527 में मंडी शहर की स्थापना हुई, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु अगर हम बात करते हैं 1520 सीई की, तो मतलब ये हुआ इसका बेसिकली मोटे मोटे तौर पर बताया गया है अराउंड 1520। तो 1520 से लेकर 1530 के बीच में कभी भी इसकी स्थापना हो सकती है। एग्जैक्टली वो डेट नहीं दी गई है विकिपीडिया पर। 1520 अराउंड 1520 सीई जो था वो दिया गया था, इसलिए हम इसको जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अराउंड फिगर में जो है वो इसको डिस्कस किया जा रहा है। अदरवाइज तो मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 में की गई थी। राजा अजबर सेन ने मंडी में जो था वो भूतनाथ मंदिर का निर्माण भी जो था वो करवाया था, और 1534 में जो था वो राजा अजबर सेन मर भी गए थे, तो 1534 से पहले ही ये मंदिर जो था वो बना था। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, ये जो भूतनाथ मंदिर की हम बात कर रहे हैं कि ये जो मंडी में जो है वो बनाया गया है, इसके बारे में या फिर मंडी के किसी और मंदिर के बारे में कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। भूतनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? अजबर सेन के द्वारा। कौन से स्टाइल में बनाया गया था ये भूतनाथ मंदिर? तो ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बनाया गया था। मंडी में और भी टेम्पल आते हैं, जैसे कि पंच वक्रतुआ मंदिर यहाँ पर आता है। मंडी में जो है वो पैगोडा स्टाइल में बनाया गया पराशर टेम्पल आता है, जो कि मंडी में राजा बाणसेन के द्वारा बनवाया गया था। पराशर नामक जगह है, पराशर लेक के किनारे इसको बनवाया गया था। मंडी में जो है वो तारना देवी मंदिर आता है, जो कि डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया है। श्यामा काली मंदिर भी इसको बोलते हैं, और राजा श्याम सेन के द्वारा ही इसको बनाया गया था। मंडी में माधोराय टेम्पल भी आता है। माधोराय जी के बारे में हमने पढ़ा है कि ये सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। सूरज सेन मंडी के राजा थे, जिन्होंने जो है वो माधोराय जी की सिल्वर की मूर्ति बनवाई थी, चांदी की मूर्ति बनवाई थी, और अपना सारा राजपाट जो है वो माधोराय जी को जो था वो सौंप दिया था। तो इतना सब आपने जो है वो यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके बारे में विचार करना है। बोलते हैं द बिलासपुर नलवाड़ी फेयर वॉज स्टार्टेड इन 1888, कि बिलासपुर की नलवाड़ी 1888 में स्टार्ट हुई थी। दूसरे में बोलते हैं नलवाड़ी फेयर वॉज इनिशिएटेड बाय डेप्यूटी सुप्रीडेंट ऑफ पंजाब, की नलवाड़ी मेले को जो है वो डेप्यूटी सुप्रीडेंट हुआ करते थे पंजाब के, उनके द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बिलासपुर में जो है वो नलवाड़ी मेला जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। कौन से महीने में मनाया जाता है? मार्च के महीने में जो है वो मनाया जाता है। और इसको जो है वो 1888 में स्टार्ट नहीं किया गया था, इसको 1889 में जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। इसको स्टार्ट करवाने वाले कौन थे? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा जो था वो इसको स्टार्ट करवाया गया था। डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट कराया गया था, परंतु वो डेप्यूटी सुप्रीडेंट ऑफ पंजाब नहीं थे। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। अब देखिए थोड़ा डिटेल से बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। बिलासपुर का नलवाड़ी मेला 1889 में स्टार्ट करवाया गया, इसको डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया। ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन कौन थे? ये जो था वो उस टाइम सुप्रीडेंट हुआ करते थे शिमला हिल स्टेट के, डेप्यूटी सुप्रीडेंट नहीं थे ये सुप्रीडेंट हुआ करते थे शिमला हिल स्टेट के, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन इंडिविजुअली ये भी पूछ लिया जाता है कि बिलासपुर में ये मेला कब लगता है? ये मार्च के महीने में जो है वो मेला लगता है। कहाँ पर लगता है बिलासपुर में एग्जैक्टली? तो बिलासपुर में लुहनू ग्राउंड में जो है वो लगता है। लुहनू ग्राउंड का भी क्वेश्चन ये बनता है एक कि लुहनू ग्राउंड जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और अभी जब सतलुज नदी का पानी जो है वो बहुत ज्यादा तेज है, तो लुहनू ग्राउंड जो है पूरी तरह से जो है वो इस लुहनू ग्राउंड जो है पूरी तरह से सतलुज नदी के पानी से जो है वो ढक चुका है, कवर हो चुका है। तो लुहनू ग्राउंड के बारे में ध्यान रखना है आपने कि कहाँ पर स्थित है। ये जो है वो सांडू ग्राउंड भी इसको बोलते हैं। ये जो है वो कहाँ पर है? बिलासपुर में है। बिलासपुर में नलवाड़ी मेला मार्च के महीने में 1889 में स्टार्ट हुआ, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। ये जो है वो सुप्रीडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट जो था वो उस टाइम हुआ करते थे। इतनी सब जानकारी जो है वो ये बेसिक जानकारी है, आपको पता होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज लोएस्ट इन दी स्टेट। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस जिले में ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों की आबादी सबसे कम है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है और रूरल बताना है आपको शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में कि सबसे कम जो है वो हिमाचल में कहाँ पर है। इससे पहले की जो मिशन एलाइड का पार्ट है उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, अभी आप कमेंट कर बताएंगे। इस पार्ट का पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करेंगे। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स की हर रिकॉर्ड डेट आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।